मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 9 का हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास 9 में हमारा हिंदी का 2 बुक्स हैं। पहला है स्पर्श भाग 1। तो इसमें भी काव्य खंड यानी कि कविता है और कहानी भी है। और दूसरा है संचयन भाग 1। तो आज हम प्रस्तुत बुक संचयन भाग 1 से एक कहानी पढ़ेंगे और हमारा इस बुक में पहला चैप्टर है गिल्लू, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो स्वयं लेखिका के द्वारा घटी थी और लेखिका ने इस कहानी का रेखाचित्र वर्णन किया है। रेखाचित्र का अर्थ होता है अपने ऊपर घटित घटना का वर्णन करना या किया जाना। तो यह गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है जो लेखिका महादेवी वर्मा के परिवार का एक हिस्सा बन चुका था और महादेवी वर्मा को गिल्लू से कब इतना लगाव हो गया महादेवी वर्मा को पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, उस गिल्लू को भी महादेवी वर्मा के प्रति इतना लगाव हो चुका था। तो हम आगे पढ़कर जानेंगे कि लेखिका और गिल्लू के प्रति किस प्रकार एक परिवार होने का किस प्रकार एक रिश्ता बना, किस प्रकार उन्हें लगाव हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़कर जानेंगे। हम जानते हैं कि अपने परिवार में हमें पशु पक्षी पालने का किन्हीं को शौक होता है। ठीक उसी प्रकार लेखिका महादेवी वर्मा को भी पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पालने के लिए उन्हें शौक था। वे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाला करते थे। उनमें से एक थे गिल्लू, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। तो हम देखेंगे प्रस्तुत कहानी हम पढ़कर जानेंगे कि कवि के द्वारा किस प्रकार गिल्लू और महादेवी वर्मा के प्रति किस प्रकार घटना घटी थी और उन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिश्ता था और किस प्रकार लगाव हुआ था। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़कर प्रस्तुत कहानी रेखाचित्र कहानी हम पढ़कर जानेंगे। प्रस्तुत कहानी गिल्लू लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है और यह कहानी रेखाचित्र कहानी है। इस कहानी में गिल्लू अर्थात एक छोटा सा गिलहरी के बारे में जिक्र किया गया है जो लेखिका के परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। उसका मनोरम रेखाचित्र लेखिका ने खींचा है। इसमें प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम और मानवीय संवेदना का भाव दर्शाया गया है। तो चलिए इस कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। सोनजूही जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। अनायास, अचानक, हरितिमा, हरियाली, लघु प्राण, छोटा सा जीव। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, छुआछुआल, चुपके से छुपकर
जाना और फिर छूना। समादरित विशेष आदर, अनादरित आदर का अभाव, तिरस्कार। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवतीर्ण, प्रकट, कर्कश, कटु, कानों को न भाने वाली। मेरे का पुराण के विवेचन में अचानक बात आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिरहली का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। ककद्वय की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निचेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। ककद्वय, 2 कौवे, निचेष्ट, बिना किसी हरकत के। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली पत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच में मोतिया जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, छावेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। आश्वस्त, निश्चित, चिकना, विस्मित, आश्चर्यचकित। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियां में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मानकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफा में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुकात लिफाफे के भीतर बंद रखता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाली पंजों से पकड़कर उसे कुदरता। लघुगात, छोटा शरीर। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की
जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकने देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का कर्म हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरा पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु इनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत ही हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। खाद्य भोजन। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। इनसे ज्ञात होता था कि वह उस दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन, मरने का समय।
पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजोही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वास्ती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी गिल्लू समाप्त हुई और आप लोगों को जरूर ही समझ में आ गई होगी।